चैनल पे सभी का हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की क्लासें चल रही थी अपनी। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसमें पहले देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन के कितने चरण थे? 3 चरण। आंदोलन 3 चरणों में शुरू हुआ था। 1905 यानी 1885 से लेके 1905 तक पहला चरण उदारवादी युग, यानी 1905 जो बंगाल विभाजन हुआ था उससे लेके 1885 जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी वहाँ तक का जो काल माना गया है वो उदारवादी युग माना गया है। उसके बाद आगे का है 1905 से लेके 1919 तक, ये उग्रवादी या गरम दल वालों का काल माना गया है। उसके बाद माना गया है 1919 से लेकर 1947 तक गांधी युग, यानी 1915 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे वापस। तो उसके बाद चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, ये आगे आंदोलन हुए थे। तो उसी के आधार पर 1919 से लेकर 1947 तक गांधी का युग माना गया है। तो 3 चरणों में हम चरणबद्ध तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 1885 को लेकर चलते हैं। तो 1885 की सबसे बड़ी घटना आप सभी जानते हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो पहले कांग्रेस को पढ़ लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना हुई की गई थी A.O. ह्यूम द्वारा, और ये एक थे सेवानिवृत्त अधिकारी, यानी A.O. ह्यूम थे वो एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे, रिटायर्ड ऑफिसर थे। इनको बोलते हैं शिमला के सन्यासी, आर्मिट ऑफ शिमला, ये इनके उपनाम है। और लाला लाजपत राय द्वारा इसे एक सेफ्टी वॉल की संज्ञा दी गई है। और इनका प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था? बम्बई में गोकुल दास तेजपाल कॉलेज में इनका कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। और ये प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। और प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष और सचिव व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। और प्रथम महिला अध्यक्षता रही थी इनकी एनी बेसेंट 1917 में। ये एनी बेसेंट वैसे भारतीय मूल की नहीं थी। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा वो रही थी सरोजनी नायडू। ये तो ऑल ओवर पढ़ते हैं वैसे। पहली महिला अध्यक्ष अगर क्वेश्चन में सीधा पूछे पहली तो ये 1917 वाले में अधिवेशन हुआ था, उसमें एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। और अगर भारतीय नाम आ जाए क्वेश्चन में, भारतीय पहली महिला अध्यक्षा कांग्रेस की, तो वो थी सरोजनी नायडू, और इन्होंने अध्यक्षता की थी 1925 में। इसके बाद आगे देखते हैं। कांग्रेस का नाम सुझाया था दादा भाई नौरोजी ने, और कांग्रेस की स्थापना के समय वाइसराय था डफरिन के समय इसकी स्थापना की गई थी। और यानी A.O. ह्यूम है ना, ये डफरिन के पास गए थे ये सुझाव लेके कि हमें एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व करे, यानी कोई भी उपद्रव हो, कोई भी अशांति फैलाए, तो एक संस्था से सभी आवाज़ उठाएं तो हमें इसको कंट्रोल करने में आसानी रहेगी। तो इसके लिए ये डफरिन के पास गए थे। तो इसी के तहत इन्होंने भी सलाह मान ली भी, ठीक है एक ऐसी संस्था बना दो आप जिससे भारतीयों को एक मंच मिल सके और ज़्यादा क्रांति और विवाद ना फैल सके। इसके बाद 2 गुटों में इसका विभाजन हुआ था। सभी जानते हैं उग्रवादी और उदारवादी। उग्रवादी 1905 से 1919 ये इसका टाइम पीरियड है। उदारवादियों का 1919 से 1947 तक है। उदारवादी कौन कौन से थे? इसमें प्रमुख नेता माने तो दादा भाई नौरोजी, दीन शाह वाचा और फिरोज शाह मेहता। इसके बाद महत्वपूर्ण घटना हुई थी 1905 में बंगाल विभाजन, जो करजन द्वारा किया गया था। तो पहले देखते हैं बंगाल विभाजन क्यों हुआ था। इसका कारण था बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था क्षेत्रफल की दृष्टि से, और बड़े प्रांत पे नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल था। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने ये योजना बनाई कि क्यों ना हम बंगाल को 2 भागों में बांट ले, जिससे इस पर नियंत्रण भी रखा जा सके। और अगर एकजुट रहेंगे, बड़ा प्रांत है तो इसमें राष्ट्रवाद की भावना फैलेगी और आंदोलन की संभावना इसमें ज़्यादा है। तो करजन द्वारा इसको 2 भागों में बांट दिया गया। तो इसकी घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को, और लागू हुआ था ये 16 अक्टूबर 1905 को।
और इसको रद्द भी कर दिया गया था 1911 में। यानी दिल्ली दरबार के समय जो बंगाल विभाजन है इसको रद्द किया गया था। इसके समय दो महत्वपूर्ण घटना हुई थी, घोषणा हुई थी। पहली तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और दूसरी राजधानी को अपने दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। इसके बाद आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं महात्मा गांधी को। गांधी जी का जन्म सभी जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा समलदास कॉलेज भावनगर में हुई थी और 1888 में तो इन्होंने वकालत शुरू की थी, यानी इसके लिए ये लंदन गए थे और 1891 में भारत लौटे थे। इसके बाद 1893 में अब्दुल पारसी के मुकदमे के लिए अफ्रीका पुणे गए थे। तो ये तो शॉर्ट है, बाकी इसको पूरी डिटेल से आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। और गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये लिखा गया था गांधी जी के द्वारा, ये इनकी पुस्तक है। और जो गोखले थे इनका भी एक राजनीतिक गुरु था, कौन? गोविंद रानाडे, MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। गांधी जी की उपाधियां कौन कौन सी थी? इनको राष्ट्रपिता बोला था सुभाष चंद्र बोस ने, बापू बोला था जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, मलंग बाबा काबाइलियों द्वारा, वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन द्वारा, और अर्धनंगा फकीर और देशद्रोही फकीर ये बोला था चर्चिल ने। और कब बोला था? जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे गांधी जी, तो उस समय इनको बोला था। आधुनिक युग के आज़ाद शत्रु ये बोला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और राजनीतिक बच्चा ये बोला था एनी बिसेंट ने। इनके 4 पुत्र थे, रामलाल, मणिलाल, देवीलाल और हरिलाल। तो इसकी एक ट्रिक है, रामदेह, रा से हो गया रामलाल, मैं से मणिलाल, दे से देवीलाल और है से हरिलाल। और इनका 5वां पुत्र था जमनालाल बजाज। ये जमनालाल बजाज वही है जो राजस्थान में प्रजामंडल पढ़ते हैं, तो जयपुर प्रजामंडल से जो संबंधित थे वही जमनालाल जी है ये। तो इनकी एक मानस पुत्री थी गांधी जी की, सत्यभामा, ये भी अपने राजस्थान से थी, बूंदी से। इसके बाद गांधी जी के आश्रम है, कौन कौन से थे? इनका पहला आश्रम था फिनिक्स, डरबन में 1904 में स्थापित किया गया था। टोलस्टॉय जोहान्सबर्ग में 1910 में, ये 10 है 1910। और सत्याग्रह कोचराब अहमदाबाद में 1915 में। और यही जो सत्याग्रह कोचराब है इसका नाम बाद में बदल दिया गया था साबरमती आश्रम, और इसको साबरमती में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो 1917 में ये साबरमती के रूप में स्थानांतरित हुआ था। अन्ना शक्ति कोसानी ये उत्तराखंड में स्थित है, इसकी स्थापना हुई थी 1929 में। और सेवाग्राम वर्धा महाराष्ट्र में बनी थी ये आश्रम 1936 में। तो इसकी एक ट्रिक भी है, फिर टेल सच अन्ना से, यानी फिर टेल बता सच किससे? अन्ना से। तो फी से फिनिक्स, टेल से टोलस्टॉय हो जाएगा, सच से सत्याग्रह, ए से अन्नाशक्ति और से सेवाग्राम वर्धा महाराष्ट्र वाला। तो ये थे गांधी जी के आश्रम। इसके बाद देखते हैं गांधी जी द्वारा लड़ा गया पहला मुकदमा। 1893 में अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी के लिए इनका मुकदमा लेके ये गए थे अफ्रीका। तो ये इनका पहला मुकदमा था, वकालत शुरू की थी यहाँ से उन्होंने। ट्रांसवाल से पिटोरिया की यात्रा इस दौरान इन्होंने की थी। और अफ्रीका में 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना भी की थी। और ये जो 1894 में नटाल कांग्रेस है, तो इसकी जो तारीख है, जो वर्ष दे रखा है 1894, तो NCERT की जो कक्षा 8 है तो इसमें 1895 इसका तारीख दे रखी है, वर्ष दे रखा है। तो वो अपने क्वेश्चन में जो भी आए ऑप्शन में वो देखना है, पहले 1894 और दूसरे नंबर पे 1895। तो नटाल की स्थापना कहाँ की थी? अफ्रीका में, गांधी जी द्वारा। इसके बाद सत्याग्रह का पहला प्रयोग। सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में गांधी जी द्वारा कहाँ किया गया था? अफ्रीका में। और
वैसे माने तो चंपारण में पहला प्रयोग किया गया था। अब भारत के हिसाब से अगर भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग मान पूछे तो वो चंपारण में, बिहार में किया गया था। इसके बाद 1899 से 1902 के मध्य युद्ध हुआ था, बोर का युद्ध। इसमें क्या हुआ था, डच शासित प्रदेशों को जीतने के लिए ये अंग्रेज़ों द्वारा ये युद्ध किया गया था। तो इस दौरान अंग्रेज़ों की इन्होंने बहुत सहायता की थी गांधी जी ने। तो अंग्रेज़ों द्वारा इनको पदक दिए गए थे 2, बोर और जुल्लू। तो बोर और जुल्लू पदक दिए गए थे अंग्रेज़ों द्वारा। बाद में इन पदकों को इन्होंने लौटाया था असहयोग आंदोलन के दौरान। इसके बाद देखते हैं आगे। 9 जनवरी 1915 को 22 वर्षों के बाद गांधी जी भारत लौटे और अपोलो बंदरगाह मुंबई पर उतरे। यहाँ जहाज से अपोलो बंदरगाह मुंबई पर आए थे पहली बार। तो 9 जनवरी इसी कारण इसको प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है 9 जनवरी को, इसी कारण से, क्योंकि गांधी जी इस दौरान विदेश से भारत लौटे थे। और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आगे। पहली बार सदस्यता कौन से अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, और कब की थी, 1916 में। इसके बाद 1924 में पहली और अंतिम बार एक ही बार उन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, वो थी बेलगांव अधिवेशन में। और बेलगांव कब हुआ था, 1924 में। इसके बाद गांधी जी की कुछ पुस्तकें हैं। हिंद स्वराज 1909 में गुजराती भाषा में, और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी गुजराती भाषा में। तो 1909 में गांधी जी जब लंदन से अफ्रीका आ रहे थे तो उस समय उन्होंने ये लिखी थी, हिंद स्वराज, और इसके बाद सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ये महादेव देसाई द्वारा इसका अनुवाद किया गया था बाद में। इसके बाद देखते हैं गांधी जी के आंदोलन कौन कौन से थे। तो पहले नंबर पर पढ़ते हैं हम चंपारण सत्याग्रह। चंपारण स्थान है बिहार में। मार्च या अप्रैल 1917 में, यानी ज़्यादा ऑथेंटिक कई किताबों में दे रखा है अप्रैल, और कुछ जगह मिलता है मार्च। तो मार्च या अप्रैल 1917 में ये आंदोलन हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। और भारत में गांधी जी का यह प्रथम सत्याग्रह था, ये इम्पोर्टेंट है। वैसे 1906 में अफ्रीका में जो सत्याग्रह हुआ था वो पहला था उनका, लेकिन ये भारत से बाहर था। अगर भारत में पूछे प्रथम सत्याग्रह तो कौन सा, चंपारण बिहार का। ये चंपारण बिहार सत्याग्रह क्यों हुआ था, इसके कारण क्या थे। ये हुआ था जबरन नील की खेती, यानी किसानों से जबरन नील की खेती करवाई जाती थी। तो नील की खेती से क्या होता था कि ज़मीन उपजाऊ नहीं रहती थी, बंजर हो जाती थी। जितने भाग में नील की खेती होती तो उस भाग में बाद में कोई अनाज नहीं होता था, तो ये ज़मीन की बर्बादी होती थी। तो विरोध किया गया किसानों के द्वारा। और इसमें एक पद्धति लगाई गई थी अंग्रेज़ों द्वारा, 3 कठिया पद्धति। तो ये क्या था कि 20 भाग में अगर खेत हो तो उसके 3 भाग में तीसरे हिस्से में ये नील लगानी आवश्यक थी, यानी नील की खेती तीसरे भाग में करनी है, ये नियम था अंग्रेज़ों का। तो इसी का विरोध किया गया था और चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसके बाद देखते हैं आगे। चंपारण में गांधी जी जब लखनऊ अधिवेशन 1916 में शामिल होने जा रहे थे तब राजकुमार शुक्ल ने इन्हें चंपारण की दशा के बारे में अवगत कराया और इन्हें आने का आग्रह किया। यानी ये इसके मेन लीड रोल में माने तो राजकुमार शुक्ल है, यानी चंपारण में ये शुक्ल है ना, इनके ही प्रयास से ये आंदोलन हुआ था। तो राजकुमार शुक्ल गए थे गांधी जी के पास, उनने निवेदन करने के लिए कि आप आओ, दशा देखो हमारी चंपारण की। तो एक बार तो इन्होंने मना कर दिया, ये कोई राजनीतिक छोटी राजनीति वाली बात होगी, वे छोटे स्थान पे हम नहीं जा सकते, हमारा काम भारत को आज़ाद करवाना है। तो इन्होंने बहुत निवेदन किया। तो इसके बाद गांधी जी मुश्किल से राजी हुए, देखेंगे आएंगे। तो इसके लिए बाद में फिर गांधी जी आए 10 अप्रैल को, यानी अपने सहयोगियों को साथ लेके आए। तो इनके साथ ही वकीलों की पूरी टीम, कौन कौन सी, राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रज किशोर थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पारिक थे, कृपलानी थे, JB कृपलानी, रामनाथ भी प्रसाद भी थे। तो ये अपनी पूरी टीम के साथ आए थे 10 अप्रैल को चंपारण में
देखने के लिए इसका हाल मौके पे देखते हैं। तो ये सूचना अंग्रेज़ों को मिली तो उस समय हड़कंप मच गया कि गांधी जी चंपारण आ रहे हैं। तो अंग्रेज़ों ने इन्हें पहले थाने में बुलाया, इनसे पूछा, इनको डराया या आप चंपारण से चले जाओ। तो ये डरे नहीं, तो इन्होंने क्या किया, आगे आंदोलन को शुरू कर दिया। तो इनके साथ धीरे धीरे किसान जुड़ते गए, तो ये आंदोलन बड़ा हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं निष्कर्ष क्या निकला इसका। तो लेफ्टिनेंट एडवर्ड गेट था उसमें, इसने क्या किया, जांच बैठा दी और जांच में पुष्टि हो गई कि नील की खेती जबरन हो रही है और इससे ज़मीन भी खराब हो रही है। तो बाद में एक चंपारण कृषि विधेयक भी पास किया गया, यानी ये सफल रहा इनका चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद आगे देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। तो ये जस्ट इसके बाद ही है, पहले चंपारण 17 में, उसके बाद 18 में खेड़ा। तो खेड़ा स्थान है गुजरात में, सभी जानते हैं। मार्च 1918 में ये शुरू हुआ था। तो इसका कारण क्या था, खेड़ा में थे कुनबी पाटीदार, यानी कुनबी पाटीदारों ये रहते थे किसान। इन्होंने 1918 में अंग्रेज़ सरकार से लगान में राहत की मांग की, क्योंकि उस वर्ष हुआ यह था कि अकाल पड़ गया था, तो किसानों के पास अनाज की कमी थी, तो ऊपर से अकाल और ऊपर से इनको लगान देना पड़ता था। तो इन्होंने जाके रिक्वेस्ट की अंग्रेज़ों से, या आप थोड़ा सा लगान में थोड़ी ढील बरतो, थोड़ी छूट दो हमें। तो इनका प्रयास तो असफल हो गया, अंग्रेज़ों ने बोल दिया भी आप ये हम नहीं कर सकते। तो बाद में आंदोलन किया गांधी जी के नेतृत्व में। तो गांधी जी आए थे 22 मार्च 1918 में खेड़ा में। इनके सहयोगी थे इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल। ये वल्लभ भाई पटेल इनको इसी आंदोलन के दौरान मिले थे खेड़ा में ही। तो पहली मुलाकात वल्लभ भाई पटेल की गांधी जी से हुई थी खेड़ा में, और आरडीमन ने इसे भारत का पहला सत्याग्रह कहा। तो आरडीमन का कथन है स्पेशली तो आ जाएगा खेड़ा, और वैसे अपने को चंपारण याद रखना है। इसके बाद आगे देखते हैं, तीसरा नंबर पे आता है अहमदाबाद मिल मजदूर। अहमदाबाद मिल मजदूर, मिल का यानी फैक्ट्री का है 1918 में, ये भी 1918 में, और खेड़ा भी 1918 में। ये हुआ था फरवरी 1918 में। क्यों हुआ था, प्लेग बोनस नहीं बढ़ाने को लेकर विरोध, यानी प्लेग उस समय फैला हुआ था, तो प्लेग का बोनस के लिए इन्होंने मांग की थी अंग्रेज़ों से, तो वो उन्होंने नहीं बढ़ाया। तो गांधी जी ने क्या किया, तो 20% की जगह 35% बोनस की मांग की इनको। तो ये स्पेशली माने तो जो अपने मिल मालिक थे उनके लिए था, यानी इसमें डायरेक्ट माने तो अंग्रेज़ों का कोई हिस्सा नहीं था। तो मिल जो मालिक थे उनको बोला गया था कि आप प्लेग का बोनस बढ़ाओ। तो गांधी जी आए थे, और इनके सहयोगी थे अनुसुईया बेन। ये अनुसुईया बेन है ना, ये गई थी गांधी जी के पास। ये थी अम्बालाल साराभाई की पुत्री। ये अम्बालाल साराभाई एक व्यापारी थे, और 15 मार्च को गांधी जी ने भूख हड़ताल की यहाँ पे, और यह गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। तो अगर क्वेश्चन है गांधी जी की पहली भूख हड़ताल कौन सी थी, तो अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में। और 3 दिन बाद, मात्र 15 मार्च को ये भूख हड़ताल पर बैठे थे, और 3 दिन बाद इनकी मांगे स्वीकार कर ली गई थी। तो ये था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसके बाद आगे देखते हैं कौन सा आगे आ गया, बहुत महत्वपूर्ण, रोलेट एक्ट काला कानून। ये 1919 में। रोलेट एक्ट क्या था, इसकी अध्यक्षता की थी सिडनी रोलेट ने, और ये पारित हुआ था 18 मार्च 1919 में। और इसमें प्रावधान क्या था, बिना मुकदमा, यानी संदेह अगर हो किसी पे, छोटा सा भी संदेह हो, तो इसको बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया जाता था। तो इसको काला कानून भी बोला गया था उसमें। मोतीलाल नेहरू की एक इसमें कोटेशन आती है, इन्होंने बोला था बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाला कानून। यानी इसमें ना तो कोई वकील है, सीधा पकड़ो, कोई केस नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई दलील नहीं है इसमें, कोई अपनी विचार नहीं रख सकता, बिना अपील, कोई अपील नहीं है, सीधा उठाओ और जेल में डालो। तो ये बहुत ही खतरनाक कानून था उसमें रोलेट। इसके विरोध स्वरूप गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की, सभा की स्थापना की। इस दौरान गांधी जी को व सैफुद्दीन किचलू को, गांधी जी और इसके बाद सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू को जेल में डाल दिया गया। तो ये जो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल थे, डॉक्टर सत्यपाल, इन्हीं को छुड़वाने के लिए बाद में वो जलियांवाला बाग में मीटिंग हुई थी, उनकी सभा बुलाई गई थी।
तो इन्हीं को छुड़वाने के लिए थी वो। इसके बाद आगे वही पढ़ेंगे हम। बाद में जो विरोध हुआ था रोलेट एक्ट का, उसका तय दिन था 30 मार्च 1919 को, यानी इस दिन होनी थी, और बाद में इसको बदला गया, 6 अप्रैल को कर दिया गया। 9 अप्रैल वाले दिन पलवल स्टेशन से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, और 10 अप्रैल अगले ही दिन डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद देखते हैं महत्वपूर्ण जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ, और वैसाखी के दिन हुआ, यानी उस दिन वैसाखी थी। और पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल, अब डायर 2 थे, एक तो गवर्नर जनरल उसमें था और एक तात्कालिक पुलिस अधिकारी था, यानी 2 डायर हो गए। एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल बड़ा अधिकारी हो गया, और एक ये पुलिस अधिकारी जिसने गोलाबारी का आदेश दिया था। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि और लगा है तो ऑफिसर हो जाएगा इससे, और ये पुलिस अधिकारी सीधा नीचे दर्जे का जनरल डायर। तो आगे पढ़ते हैं इसको। भारत के वायसराय उस समय थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान चेम्सफोर्ड, और गोलाबारी का आदेश दिया था पुलिस अधिकारी जनरल डायर ने। और गोलाबारी के दौरान लाला हंसराज जी उस समय भाषण दे रहे थे। रोलेट एक्ट का विरोध करने पर गांधी जी का भी विरोध किया गया, यानी गांधी जी ने आवाज़ उठाई रोलेट एक्ट के खिलाफ, तो उनका भी विरोध किया गया। तो विरोध करने वाले में कौन कौन से थे? मुख्य थे सुरेंद्र बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू और एनी बेसेंट। इन्होंने इनका खुल के विरोध किया कि आप गलत कर रहे हो अंग्रेज़ों के खिलाफ जाने का। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले एक कविता गाई गई थी, फरियाद, ये अंतिम कविता थी। उसके बाद तो गोलाबारी शुरू हो गई थी। इसके बाद देखते हैं जलियांवाला हत्याकांड से पूर्व फरियादी कविता, ये हमने पढ़ लिया था। डायर ने हंटर आयोग को बताया, यानी ये डायर है, इसने बताया, क्या सफाई दी इसने, जलियांवाला बाग में 1650 गोलियां दागी गई थी, यानी 1650 गोलियां 10 मिनट के अंदर अंदर दाग दी गई थी। और यह गोलियां चलाई गई थी ली एनफील्ड 303 बोल्ट एक्शन राइफल से, ये राइफल का नाम है, इसे चलाई गई थी। यानी 1650 राउंड किए गए थे और 10 मिनट के अंदर अंदर हुए थे ये सारे। सरकार द्वारा जांच हेतु हंटर कमेटी का गठन किया गया, यानी ये अंग्रेज सरकार द्वारा हंटर कमेटी का गठन किया गया। तो इसके अनुसार 379 लोग मारे गए थे, यानी इस रिपोर्ट में लिखा गया था कि 379 लोग मरे हैं, लेकिन वास्तविकता में मरने वालों की संख्या 1000 से अधिक थी, यानी 1200 कहीं 1500 इतने मानी गई थी इसमें। वास्तविकता में ये बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये इसमें जांच आयोग में बहुत कम बताई गई है। और भारत सरकार तो ये अंग्रेज़ों वाले होगी, और भारतीयों द्वारा भी एक कमेटी बनाई गई थी इसमें, इसका नाम था तहकीकात कमेटी। मदन मोहन मालवीय ने इसकी अध्यक्षता की थी, और ये जांच के लिए बनाई गई थी भारतीयों द्वारा। इसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, CR दास और तैयब जी और जयकर जी, ये इनके सदस्य थे। इन्होंने तहकीकात कमेटी बनाई थी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तहकीकात कमेटी किसके लिए बनाई गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए भारतीयों द्वारा। इसके बाद देखते हैं ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड ने डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। अब ये हाउस ऑफ कॉमन्स है शायद, इसमें जो राज्यसभा होती है, इसमें जो सुनवाई हुई थी उस दौरान इसको ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था, यानी इसको पूरी शाबाशी दी थी कि वाह बेटा बेबी तूने बहुत बढ़िया काम किया है। डायर को स्वार्ड्स ऑफ ऑनर, ये एक इसको तलवार भेंट की गई थी, और 2600 पाउंड की राशि दी गई थी। अब देखो इसको कितना सम्मानित किया गया वहाँ पे। तो इस पे कई टिप्पणियाँ भी आई हैं। गांधी जी ने इसको बोला है पन्ने दर पन्ने लिपा पोती, जो हंटर आयोग बैठा था बाद में जांच के लिए, और CF एंड्रयूज़ ने इसको बोला था जानबूझकर की गई क्रूर हत्या। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके विरोध में अपनी उपाधि लौटा दी थी। तो ये जो एंड्रयूज है, इसकी एक कथन भी है, इसने बोला था गांधी जी को दीन बंधु गांधी जी। तो ये आप याद रख लेना, एक नोट कर लेना कहीं पे। एंड्रयूज ने गांधी जी को क्या बोला था? दीन बंधु बोला था गांधी जी को एंड्रयूज ने।
और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। और शंकर नायक जो वायसराय कार्यकारिणी के सदस्य थे, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो लगभग इतना ही है ये। इसमें देखें तो जलियांवाला बाग एक राजस्थान का भी है। राजस्थान का जलियांवाला बाग कौन सा है सभी जानते हैं। मैं एक बार बता दूं आपको, ये 17 नवंबर को हुआ था। 17 नवंबर 1913 को सभी जानते हैं ये। वैसे तो मैं बता दूं आपको, 17 नवंबर 1913 को हुआ था जलियांवाला बाग। जो राजस्थान का जलियांवाला बाग है, मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। ये हुआ था बांसवाड़ा में। और इसके जो अधिकारी थे, यानी जिन्होंने आदेश दिए थे गोलाबारी के, वो थे हैमिल्टन नाम था उनका। तो बांसवाड़ा में उस समय थे क्रांतिकारी जो गोविंद गुरु, उनके द्वारा 1890 में एक ही आंदोलन भी चलाया गया था। तो मानगढ़ कांड तो हो गया पहला जलियांवाला बाग राजस्थान का हो गया मानगढ़ हत्याकांड। और एक था जलियांवाला सेकंड, जो जलियांवाला द्वितीय हत्याकांड के रूप में माना गया है इनको, वो था नीमूचना अलवर का हत्याकांड। ये हुआ था 14 मई 1925 को। तो ये राजस्थान के संदर्भ में पहले मानगढ़ और बाद में नीमूचना हुआ था 1925 में, और मानगढ़ हुआ था 1913 में। तो इसमें भी बहुत नरसंहार हुआ था मानगढ़ में। इसमें लगभग 1500 भील लगभग मारे गए थे इसमें। तो ये थी छोटी सी जानकारी, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।